मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की जो नदियों वाला टॉपिक है, आज उसकी सेकंड क्लास रहेगी। तो आज हम आपको करवाएंगे हरियाणा के अंदर उत्तरी अपवा तंत्र में जो नदियां हैं, यानी कि हरियाणा का जो अरावली क्षेत्र है, हरियाणा का जो दक्षिण क्षेत्र है, उसमें जो नदियां हैं तो उसे बोलते हैं मतलब दक्षिण अपवा तंत्र। तो आज हम आपको टॉपिक कराएंगे हरियाणा के दक्षिण अपवा तंत्र की नदियां। ठीक है, तो अच्छे से आप नोट कर लेना। और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है नदियों से कि उसका उद्गम स्थल कहाँ से है, मतलब वो कहाँ से निकलती हैं, और फिर हरियाणा में प्रवेश वो कहाँ से करती है, और उसका बहाव क्षेत्र कहाँ पर रहता है। और हरियाणा के अंदर जो नदियों वाला टॉपिक है, उससे जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन मैं आज आपको बताऊंगा और सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो आज सबसे पहले बात करते हैं जो दक्षिण अपवा तंत्र है उसकी जो प्रमुख नदी यानी कि मुख्य नदी कौन सी है। दक्षिण अपवा तंत्र की मुख्य नदी रहेगी साबी नदी, और जो उत्तरी अपवा तंत्र है उसकी मुख्य नदी रहेगी यमुना नदी। ठीक है, और यमुना नदी हरियाणा की भी प्रमुख या मुख्य नदी है। और जो दक्षिण अपवा तंत्र में जितनी भी नदियां हैं, इंदौरी नदी, साबी नदी, कृष्णावती नदी, दोहान नदी, तो दक्षिण अपवा तंत्र की या अरावली क्षेत्र की सभी नदियां बरसाती नदियां हैं या मौसमी नदियां रहेंगी। तो ये भी आप अच्छे से नोट कर लेना, सभी नदियां बरसाती या मौसमी नदी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साबी नदी की। साबी नदी को ही साहिबी नदी कहते हैं, कई जगह पर साहिबी लिखा आता है। तो अब बात करते हैं कि जो साबी नदी है, साबी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, ये कहाँ से निकलती है। तो ये जो साबी नदी है, साबी नदी राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है जयपुर। ठीक है, तो ये जयपुर से निकलती है, और जयपुर में जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल कौन सा है, तो फिर आंसर रहेगा शिवर की पहाड़ियां। तो जयपुर के अंदर शिवर की पहाड़ियां, तो जयपुर के अंदर शिवर की पहाड़ियों से निकलती है, या फिर आपको दिया मिलेगा जीतगढ़ व मनोहर की पहाड़ियां, जीतगढ़ व मनोहर की पहाड़ियां। ठीक है, या तो आपको मिलेगा जयपुर के अंदर शिवर की पहाड़ियों से निकलती है साबी नदी, या फिर जीतगढ़ व मनोहर की पहाड़ियों से निकलती है। अगर ये भी आपको ऑप्शन में न मिले तो आपको मिलेगा बहरोड की पहाड़ियों से, बहरोड की पहाड़ियों से निकलती है। तो साबी नदी का उद्गम स्थल रहेगा जयपुर जिले के शिवर की पहाड़ियों से, या फिर जीतगढ़ व मनोहर की पहाड़ियों से, या फिर बहरोड की पहाड़ियों से निकलती है साबी नदी। अब ये जो साबी नदी हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है, तो साबी नदी हरियाणा के रेवाड़ी जिले से प्रवेश करती है। क्वेश्चन पूछे किस जिले से प्रवेश करती है, तो आंसर रहेगा रेवाड़ी जिले से प्रवेश करती है। अब रेवाड़ी जिले में प्रवेश करने के बाद ये 4 किलोमीटर चलती है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सी नदी है जो मतलब अरावली क्षेत्र की कौन सी नदी है जो हरियाणा में प्रवेश करके मतलब 4 किलोमीटर बह कर फिर वापस राजस्थान में चली जाती है, ऐसी कौन सी नदी है। तो ये साबी नदी रेवाड़ी में प्रवेश करके यहाँ पर ये 4 किलोमीटर बहती है, रेवाड़ी में 4 किलोमीटर बहकर ये वापस राजस्थान में चली जाती है। और राजस्थान का जो अलवर जिला है, अलवर जिले में एक जगह है कोट कासिम। ठीक है, कोट कासिम अलवर जिले की तहसील है। तो अलवर जिले में जो कोट कासिम से रेवाड़ी में प्रवेश करती है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये पॉइंट एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि साबी नदी दूसरी बार हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है। एक बार तो ये रेवाड़ी जिले से प्रवेश करती है, फिर ये राजस्थान में चली जाती है, फिर राजस्थान के कोट कासिम से रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। दोबारा कहां से प्रवेश करती है, तो जो अलवर जिला है, अलवर जिले के कोट कासिम से रेवाड़ी में प्रवेश करती है। और फिर ये रेवाड़ी के बाद ये गुरुग्राम जिले में जाती है, गुरुग्राम जिले के बाद फिर ये झज्जर जिले में, और झज्जर जिले के बाद ये दिल्ली के अंदर है एक नजफगढ़ झील। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना, नजफगढ़ झील जो दिल्ली के अंदर नजफगढ़ झील है। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि नजफगढ़ झील का विकास किस नदी द्वारा माना जाता है, कि जो दिल्ली के अंदर जो नजफगढ़ झील है उसका विकास किस नदी द्वारा माना जाता है, तो आंसर रहेगा साबी नदी द्वारा या साहिबी नदी द्वारा नजफगढ़ झील का विकास माना जाता है। और जो नजफगढ़ झील है ये मैदानी क्षेत्र की झील है। ठीक है, नजफगढ़ झील दिल्ली के अंदर जो नजफगढ़ झील है वो मैदानी क्षेत्र की झील रहेगी। अब बात करें कि जो साबी नदी है, साबी नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो साबी नदी की सहायक नदी रहेगी इंदौरी नदी साबी नदी की सहायक नदी रहेगी।
अब बात करें कि जो नजफगढ़ झील का विकास साबी नदी द्वारा माना जाता है, और फिर ये जो नदी है साबी नदी, ये अरावली क्षेत्र की प्रमुख नदी रहेगी या मुख्य नदी रहेगी। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना। अगर क्वेश्चन पूछे कि जो साबी नदी है, साबी नदी विलुप्त कहाँ पर होती है, साबी नदी मतलब विलुप्त कहाँ पर हो जाती है, तो क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर रहेगा रेवाड़ी पटौदी मार्ग। साबी नदी किस जगह पर जाकर विलुप्त हो जाती है, तो आंसर रहेगा रेवाड़ी पटौदी मार्ग पर जाकर विलुप्त हो जाती है। क्वेश्चन पूछे कि साबी नदी के द्वारा किस झील का विकास माना जाता है, तो दिल्ली के अंदर नजफगढ़ झील का, और जो साबी नदी उसका बहाव क्षेत्र रहेगा रेवाड़ी गुरुग्राम झज्जर। तो ये भी आप नोट कर लेना, रेवाड़ी गुरुग्राम झज्जर इसका बहाव क्षेत्र रहेगा। अब आगे बात करें इंदौरी नदी की। तो जो इंदौरी नदी है, इंदौरी नदी कहां से निकलती है, तो इंदौरी नदी, ये जो इंदौरी नदी है, ये इंदौरी नदी राजस्थान में जो अरावली की पहाड़ी है, इसका उद्गम स्थल रहेगा राजस्थान में जो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। अगर अरावली की पहाड़ी मतलब न दिया मिले तो आपको मिलेगा मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। क्योंकि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाणा के अंदर कौन सी नदी है जो मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, तो आंसर रहेगा इंदौरी नदी मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। इंदौरी नदी मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, या फिर आपको दिया मिलेगा कि अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। क्योंकि जो मेवात के अंदर जो अरावली की पहाड़ी है तो उन्हें मेवात की पहाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना। जो मेवात के अंदर या नू के अंदर जो अरावली की पहाड़ी, उन्हें मेवात की पहाड़ी भी कहते हैं। क्योंकि हरियाणा का जो दक्षिण क्षेत्र है उसमें अरावली की पहाड़ी है। वैसे तो अरावली की पहाड़ी गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, और हरियाणा के जो दक्षिण जिले हैं जैसे कि पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रेवाड़ी और जो महेंद्रगढ़, दादरी, भिवानी, यहाँ पर मेवात की अरावली की पहाड़ियां रहेंगी। अगर क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा में सबसे ज्यादा अरावली की पहाड़ी कहाँ पर है, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा अरावली की पहाड़ी रहेंगी गुरुग्राम जिले में। और एक पॉइंट आप और नोट करना कि जो अरावली की पहाड़ियों का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, या फिर हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो आंसर रहेगा गुरुग्राम को हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का प्रवेश द्वार कहते हैं। और हरियाणा में सबसे ज्यादा अरावली की पहाड़ी रहेंगी गुरुग्राम जिले के अंदर। अब ये जो इंदौरी नदी है, इंदौरी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है या मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, और फिर ये जैसे मेवात में प्रवेश करती है ये, और फिर ये मेवात में बहती, मेवात के बाद ये चली जाती है गुरुग्राम में। और गुरुग्राम जिले में एक जगह है पटौदी। गुरुग्राम जिले में जो पटौदी है, तो पटौदी नामक स्थान पर ये किस नदी से मिल जाती है, ये इंदौरी नदी, तो ये मिल जाती है साबी नदी से। इसीलिए जो इंदौरी नदी है, इंदौरी नदी किसकी सहायक नदी रहेगी, तो इंदौरी नदी साबी नदी की सहायक नदी रहेगी। और ये पॉइंट आप नोट कर लेना कि इंदौरी नदी साबी नदी से कहां पर जाकर मिलती है, तो गुरुग्राम के पटौदी में जाकर मिलती है, और इंदौरी नदी साबी की सहायक नदी रहेगी। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जो इंदौरी नदी है ये कैसी नदी है, तो इंदौरी नदी गैर बारहमासी नदी है। इंदौरी नदी गैर बारहमासी नदी है, यानी कि गैर बारहमासी का मतलब ये 12 महीने नहीं बहती, ये पूरे 12 महीने नहीं बहती। इसका मतलब ये बरसाती नदी है या मौसमी नदी है, यानी कि बरसात आती है तब ये नदियां चलती हैं। वैसे ये नदियां लुप्त हो चुकी हैं। तो हरियाणा के जो अरावली क्षेत्र में जो नदियां हैं या दक्षिण पूर्वांचल में जो नदियां हैं, सभी नदियां ये मतलब लुप्त हो चुकी हैं। आप ये बरसाती नदी बोल सकते हो आप इन्हें। ठीक है, तो आप अच्छे से नोट कर लेना, ये गैर बारहमासी नदी रहेगी इंदौरी नदी। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जो इंदौरी नदी है, इंदौरी नदी कितने किलोमीटर बहती है, ये क्वेश्चन आ चुका है हरियाणा के एग्जाम में। तो इंदौरी नदी 50 किलोमीटर बहती है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना, इंदौरी नदी 50 किलोमीटर बहती है और ये गैर बारहमासी नदी है। और ये गुरुग्राम में जो पटौदी है वहां पर जाकर ये साबी नदी में मिल जाती है, और ये साबी की सहायक नदी रहेगी इंदौरी नदी। तो आप इन पॉइंटों को नोट कर लेना। और जो इंदौरी नदी का बहाव क्षेत्र, तो बहाव क्षेत्र रहेगा मेवात यानी कि नू। 12 अप्रैल 2016 को इसका नाम, मेवात का नाम नू हो गया था। तो मेवात और गुरुग्राम में बहती है इंदौरी नदी। अब बात करें कृष्णावती नदी। ये जो कृष्णावती नदी है, कृष्णावती नदी को कसौती नदी भी बोलते हैं।
कृष्णावती नदी को कसौती नदी भी बोलते हैं। अब ये जो कृष्णावती नदी है ये कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल, तो कृष्णावती नदी का उद्गम स्थल रहेगा जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर जो नीम का थाना, जयपुर के अंदर नीम का थाना से निकलती है। ठीक है, जयपुर के अंदर नीम का थाना से निकलती है और फिर ये कृष्णावती नदी हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है, तो ये फिर ये महेंद्रगढ़ जिले से प्रवेश करती है और महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल में बहती है और फिर ये आगे महेंद्रगढ़ में बहती हुई फिर ये चली जाती है रेवाड़ी जिले में। और रेवाड़ी जिले में एक जगह है जिसका नाम है डहीणा, तो रेवाड़ी जिले के डहीणा नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कृष्णावती नदी है, कृष्णावती नदी कहां पर जाकर विलुप्त हो जाती है या रेवाड़ी में कहां पर जाकर विलुप्त हो जाती है, तो ये जो डहीणा है ये रेवाड़ी जिले में पड़ता है, तो रेवाड़ी के डहीणा नामक स्थान पर ये कृष्णावती नदी विलुप्त हो जाती है। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो कृष्णावती नदी उसका बहाव क्षेत्र, तो उसका बहाव क्षेत्र रहेगा महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, कोसड़ी और सुरेटी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका। तो कृष्णावती नदी का बहाव क्षेत्र रहेगा महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, कोसड़ी, सुरेटी और रेवाड़ी के डहीणा नामक स्थान पर यह नदी विलुप्त हो जाती है और ये हरियाणा प्रवेश करती है महेंद्रगढ़ जिले से। और महेंद्रगढ़ में जो नारनौल है, नारनौल में ही बहती है। ठीक है, और आगे हम बात करें फिर जब नदी की बात करते हैं दोहान नदी की। पहले तो आप ये पॉइंट नोट कर लेना, जो दोहान नदी है ये प्राचीनतम महत्व की नदी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा की प्राचीनतम महत्व की नदी कौन सी है, प्राचीनतम महत्व की नदी, हरियाणा की प्राचीनतम महत्व की नदी कौन सी, तो आंसर रहेगा दोहान नदी। दोहान नदी हरियाणा की प्राचीनतम महत्व की नदी है। अब बात करें जो दोहान नदी है, ये दोहान नदी कहां से निकलती है, इसका उद्गम स्थल, तो इसका उद्गम स्थल भी जो राजस्थान में जो जयपुर है, तो जयपुर में जो नीम का थाना है वहां से निकलती है। तो ये भी जयपुर के नीम का थाना से निकलती है, जयपुर के नीम का थाना नामक स्थान से निकलती है। और फिर ये हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है, तो हरियाणा में ये महेंद्रगढ़ जिले से प्रवेश करती है और महेंद्रगढ़ जिले में फिर ये बहकर फिर महेंद्रगढ़ में एक स्थान है जिसका नाम है बसई, तो महेंद्रगढ़ में ये बसई नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो दोहान नदी है, दोहान नदी कहां पर जाकर विलुप्त हो जाती है, तो दोहान नदी महेंद्रगढ़ के बसई नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। एक बसई स्थान है गुरुग्राम जिले के अंदर और एक बसई महेंद्रगढ़ के अंदर भी है। तो ये महेंद्रगढ़ के अंदर जो बसई नामक स्थान है वहां पर ये विलुप्त हो जाती है दोहान नदी। और दोहान नदी हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है, तो ये महेंद्रगढ़ जिले से प्रवेश करती है और बसई नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। और हरियाणा की प्राचीनतम महत्व की नदी रहेगी दोहान नदी। ठीक है, तो इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट कर लेना। अब जो हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपको एक जगह पर नहीं मिलेंगे और बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से आप नोट कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हरियाणा की प्राचीनतम नदी कौन सी है, या हरियाणा की प्राचीन नदी, हरियाणा की प्राचीन नदी, तो हरियाणा की प्राचीन नदी की बात करें तो आंसर आएगा सरस्वती। हरियाणा की प्राचीन नदी रहेगी सरस्वती नदी। हरियाणा की छोटी नदी कौन सी है, हरियाणा की छोटी नदी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका, तो हरियाणा की छोटी नदी रहेगी थापना नदी। थापना नदी हरियाणा की छोटी नदी रहेगी। अब बात करें कि हरियाणा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यानी कि हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हरियाणा की सबसे लंबी नदी रहेगी यमुना नदी, यमुना नदी। और ये जो यमुना नदी, यमुना नदी की लंबाई भी एक बार एग्जाम में पूछी गई थी कि हरियाणा में यमुना नदी की लंबाई कितनी है, तो HSSC ने माना था 328 किलोमीटर, लेकिन एग्जैक्ट हरियाणा के अंदर जो इसकी लंबाई है यमुना नदी की वो है 320 किलोमीटर, लेकिन HSSC के अनुसार इसकी 328 किलोमीटर लंबाई रहेगी हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो प्राचीन समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। प्राचीन समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जो प्राचीन समय में हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई थी। प्राचीन समय में हड़प्पा सभ्यता
प्राचीन समय में हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई थी? तो प्राचीन समय में हड़प्पा सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे बसी हुई थी। और एक पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आया था कि प्राचीन समय में हड़प्पा सभ्यता की कितनी बस्तियां सरस्वती नदी के किनारे बसी हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की 265 बस्तियां, हड़प्पा सभ्यता की 265 बस्तियां सरस्वती नदी के किनारे बसी हुई थी। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये बनता है सरस्वती नदी से कि प्राचीन समय में सरस्वती नदी के बहने के उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? मतलब कि प्राचीन समय में सरस्वती नदी बहती थी, तो इसके उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? तो यमुनानगर जिले में एक जगह है, एक गांव है जिसका नाम है मुस्तफाबाद। ठीक है, मुस्तफाबाद जो यमुनानगर जिले में है, और मुस्तफाबाद का नाम अब सरस्वती नगर हो चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मुस्तफाबाद गांव का नाम अब सरस्वती नगर हो चुका है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना। जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी के प्राचीन समय में बहने के उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? तो यमुनानगर जिले में जो मुस्तफाबाद है वहां से मिलते हैं, और मुस्तफाबाद गांव का नाम अब हो गया है सरस्वती नगर। ठीक है, और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये बनता है कि जो सरस्वती नदी है उसका प्राचीन नाम क्या था? सरस्वती नदी का प्राचीन नाम, तो सरस्वती नदी का प्राचीन नाम रहेगा आपका, ठीक है, सरस्वती नदी का प्राचीन नाम रहेगा आपका। और जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी का प्राचीन नाम भी आप नोट कर लेना। घग्गर नदी का प्राचीन नाम है आगड़ा, घग्गर नदी का प्राचीन नाम रहेगा आगड़ा। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आया कि जो श्रीमद् भगवत गीता है, यानी कि जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, उसी को श्रीमद् भगवत गीता बोलते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में किन किन नदियों का उल्लेख मिलता है? मतलब कौन कौन सी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो आंसर रहेगा यमुना, यमुना नदी, सरस्वती और दृश्यवती। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता में यमुना नदी, सरस्वती नदी और दृश्यवती नदी का उल्लेख मिलता है। तो अच्छे से आप इन पॉइंटों को आप नोट कर लेना, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। फिर क्वेश्चन बनता है कि जो कि हरियाणा की कौन, मतलब हरियाणा की कौन सी नदी है, मतलब जिसकी विशेषता लुप्त होना और प्रकट होना जिसकी विशेषता है? हरियाणा की कौन सी नदी है जिसका लुप्त होना, मतलब लुप्त होना और प्रकट होना, लुप्त होना और प्रकट होना जिस कौन सी नदी की विशेषता है? हरियाणा के अंदर कौन सी नदी है जिसका लुप्त होना और प्रकट होना जिसकी विशेषता है? तो आंसर रहेगा सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी के विलुप्त होने के, सरस्वती नदी के विलुप्त होने के यानी कि समाप्त होने के, सरस्वती नदी के विलुप्त होने के साक्ष्य या उल्लेख किस साहित्य में मिलते हैं? तो आंसर रहेगा वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य में सरस्वती नदी के विलुप्त होने के उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलते हैं। और जो सरस्वती नदी का महाभारत के अनुसार सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? वैसे तो अगर क्वेश्चन पूछे कि सरस्वती नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो वो हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिला रहेगा। लेकिन अगर महाभारत के अनुसार पूछे कि महाभारत के अनुसार सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, तो यमुनानगर जिले में ये जहां से प्रवेश करती है हरियाणा में, यहाँ पर एक स्थान है आदि बद्री। तो महाभारत के अनुसार सरस्वती नदी का उद्गम स्थल रहेगा आदि बद्री नामक स्थान, जो यमुनानगर में है। आदि बद्री स्थान। ठीक है, अब बात करें कि हरियाणा के अंदर सप्त सिंधु नदियों की जननी किसे कहते हैं? सप्त सिंधु नदियों की जननी, सप्त सिंधु नदियों की जननी किस नदी को कहते हैं? सप्त सिंधु नदियों की जननी हरियाणा के अंदर किस नदी को कहते हैं? कौन सी नदी रहेगी? तो आंसर रहेगा सरस्वती नदी, सरस्वती नदी रहेगा। अब बात करें कि जो सरस्वती नदी है, मतलब सॉरी ये जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी की जो सहायक नदी कौन सी रहेगी? कल मैं आपको बता नहीं पाया, तो उत्तरी उपतंत्र की नदी रहेगी घग्गर। तो घग्गर की सहायक नदी कौन सी रहेगी? तो जो ये घग्गर नदी की सहायक नदी है तो ये हो जाती है जो सरस्वती नदी है। तो घग्गर की सहायक नदी एक तो रहेगी सरस्वती,
और एक रहेगी कौशल्या नदी, ठीक है, और एक रहेगी झांझरा नदी, और एक रहेगी चोटांग। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। दो घग्गर की सहायक नदी रहेगी सरस्वती, कौशल्या, झांझरा और चोटांग। ये चोटांग नदी घग्गर की सहायक नदी है। घग्गर का प्राचीन नाम रहेगा आगड़ा। और जो चेतांग नदी है वो चेतांग नदी अलग है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि प्राचीन समय में सरस्वती की सहायक नदी कौन सी थी, तो प्राचीन समय में चेतांग नदी होती थी सहायक नदी। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। और एक मतलब हरियाणा के अंदर जो नदियां हैं उनसे क्वेश्चन, उद्गम स्थल, उनका बहाव क्षेत्र कहाँ पर है, तो हरियाणा प्रवेश कहाँ से करती है, और उनकी सहायक नदियां। तो इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।